Hello everyone, my name is Vivek Sharma. Today we will be discussing about four major articles. In the first article हम बात करेंगे टीबी के बारे में, सेकेंड आर्टिकल में हम बात करेंगे कॉटन के बारे में, एंड थर्ड में रुपये की डेप्रिसिएशन के बारे में बात करेंगे, एंड लास्ट में हम अल फसर एक एरिया के बारे में बात करेंगे। आइए एक एक करके इन आर्टिकल्स को समझ लेते हैं। देखो, ये जो टीबी है ये एक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण बीमारी होती है। अब ये ज्यादातर तो वैसे तो लंग्स को इंपैक्ट करते हैं, जहां पर इसे पल्मोनरी टीबी कहा जाता है, बट कुछ केसेस में ये इंपैक्ट करता है लंग्स के अलावा बाकी एरियाज पे, तो इसे तब एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहा जाता है, यानी ट्यूबरक्लोसिस कहा जाता है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम था कि हम 2025 तक इसको खत्म कर सकें, और इसके लिए गवर्नमेंट ने कई सारी स्कीम्स भी लॉन्च की, जैसे निक्षय पोषण योजना, जहां पर हम ट्यूबरक्लोसिस के जो पेशेंट्स हैं उन्हें कुछ मंथली बेसिस पे 500 से 1000 रुपए पे करते हैं, ताकि वो अपनी न्यूट्रिशनल नीड को फुलफिल कर सके। इसके साथ साथ जन भागीदारी मॉडल भी है, जो कि पार्ट है आपका प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का, एंड इसमें वॉलंटियर्स को हम साथ में लेके चलते हैं, जिसे हम निक्षय मित्रा कहते हैं। एंड ये कहीं ना कहीं न्यूट्रिशनल बास्केट को प्रोवाइड करने में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लोगों को हेल्प करते हैं। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे हम कोशिश यही कर रहे हैं कि कलेक्टिवली एक आप ये कह सकते हैं सोसाइटी बेस्ड अप्रोच के थ्रू हम टीबी को एलिमिनेट कर सकें। हमने डायग्नोसिस में भी इंप्रूवमेंट की है, जैसे ट्रू नेट है, अब इससे कहीं ना कहीं टेस्टिंग और ज्यादा फास्ट हो गई है। इसमें एआई का भी इस्तेमाल किया जा रहा है एक्सरे में, ताकि स्क्रीनिंग बेटर हो सके, टाइमली मेडिसिन स्टार्ट हो सके, एंड इससे लोगों को जल्द से जल्द हम ठीक कर पाएंगे। देन हमने नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान को भी बिल्ड किया था, जहां पे हम 2025 में टीबी को खत्म करना चाहते थे। ऑल्दो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 2030 का टारगेट था, बट इसे 2025 में हम खत्म करना चाहते थे, बट बिकॉज ऑफ कोविड हम इसे अचीव नहीं कर पाए। अब यहां पे अगर हम बात करें तो चैलेंजेस हमारे सामने ये आते हैं कि भाई टीबी का बर्डन जो है वो खासकर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी का इंडिया के अंदर इंक्रीज हुआ है, वो एक प्रॉब्लम है। देन एक प्रॉब्लम ये आती है कि भाई जो डायबिटीज वगैरह की जो प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं रिकवरी में प्रॉब्लम क्रिएट करती है, एंड फाइनल माइल या लास्ट माइल कनेक्टिविटी भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे सामने। तो कहते हैं अब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, तो कहते हैं इसके लिए आपको बैक्टीरिया का पूरा प्रोसेस समझना होगा। अब यहां पे कहा जाता है कि भाई एक माइक्रोफेगी होती है, मैक्रोफेगी। अब इसमें क्या होता है कि भाई जो आपका जैसे लेट्स से कोई बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया जब स्ट्रेस में आता है तो वो अपनी एक्टिविटीज को कुछ को आप ये कह सकते हो कि डिग्रेड कर देता है। अब इसमें ये कहा जाता है कि भाई ये आपका एक प्रोटीन है NRF2, ये एक रेगुलेटरी प्रोटीन है जो कि माइक्रोफेगी को कंट्रोल करता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के दौरान, कि जब आपका स्ट्रेस जनरेट हुआ तो इसने अपने कुछ फंक्शंस बंद कर दिए, जिसकी वजह से दवाइयों का असर इसके ऊपर कम हो जाता है। तो कहा जाता है कि भी अभी हम इसके अंदर कुछ चेंजेस लेके आ रहे हैं, जहां पे आप एक मेडिसिन यूज करोगे, मेलासिनिजिन। इस मेडिसिन से आप कहीं ना कहीं ग्लूकोज की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करोगे, ताकि वो स्ट्रेस कम हो जाए सेल्स के अंदर जहां पे ये छुप जाते थे। एंड अब अगर ये छुप नहीं पाएंगे तो इससे इनको एलिमिनेट करने, यानी जो आपकी एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स है उनकी एफिकेसी में इंप्रूवमेंट देखने में आपको मिलेगी, एंड इससे टाइमली इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। तो ये चीज है जो आपको इस आर्टिकल में समझनी थी। आइए अब बात करते हैं आज के सेकेंड आर्टिकल की, जो कि कॉटन के बारे में। कहते हैं कॉटन की यील्ड ना पिछले कुछ सालों में घटी है। खासकर अगर हम बात करें 2024-25 में ये 15 साल के सबसे लोएस्ट पॉइंट पे थी, जहां पे ये 294 बेल्स के आसपास थी, लाख बेल्स के आसपास थी। अब ऑल्दो थोड़ी इंप्रूव हुई है, बट स्टिल आप ये मान के चलें कि हम वर्ल्ड के बाकी कंट्री से बहुत पीछे हैं। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, यूएस में 1 हेक्टेयर लैंड से ये लगभग 200 से 2000 से लेकर 2500 किलो तक कॉटन को जनरेट करते हैं, यूएस और चाइना। इंडिया में ये इसका 1/4 है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास दुनिया का 40% कॉटन एरिया है, बट अपने लैंड की प्रोडक्टिविटी यहां पे अच्छी नहीं है। और इसके पीछे 3 मेजर रीजन है: बायोलॉजिकल फेलियर, कहीं ना कहीं जो क्लाइमेट की वर्नेबिलिटी है, एंड सीड टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम, कि भाई सीड अच्छी क्वालिटी के नहीं है। तो कहा जाता है कि भाई इंडिया के अंदर गुजरात फर्स्ट रैंक पे आता है, सबसे ज्यादा यहाँ पे आपका प्रोड्यूस किया जाता है कॉटन, देन महाराष्ट्र, एंड देन तेलंगाना। अब मेजॉरिटी अगर हम बात करें तो कॉटन की जो इंडस्ट्रीज और आपको वो देखने को मिलती है, तो इन स्टेट्स में कॉटन की मैक्सिमम प्रोडक्शन आपको देखने को मिल रही है, जो ये ब्लू कलर में आपको अलग अलग शेड्स में देखने को मिल रहे हैं।
अब कहा जाता है कि कॉटन अगर आपको उगानी है तो आपको रेगूर यानी ब्लैक सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वो मॉइस्चर होल्ड कर सकती है, तो पानी की रिक्वायरमेंट आपकी थोड़ी कम हो जाती है। प्लस 210 यहाँ पे फ्रॉस्ट फ्री डे चाहिए होता है कि धुंध ना हो। 50 से 100 सेंटीमीटर तक की बारिश इसके लिए ठीक है, बट बहुत ज्यादा आप ये कह सकते हो कि वाटर लॉगिंग कंडीशन होगी तो ये अच्छा ग्रो नहीं करती है। ये एक खारिफ क्रॉप है एंड बहुत सारे लोग इसके ऊपर डिपेंडेंट है अभी के लिए इंडस्ट्रीज में। जो भी आपके जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है पूरी तरह से इसके ऊपर डिपेंडेंट है कि कॉटन की प्रोडक्शन कैसी होगी, उसके अकॉर्डिंगली आपकी आगे की इंडस्ट्रीज के अंदर लोगों की मैन पावर की रिक्वायरमेंट रहती है। तो कहा जाता है इसको ठीक करने के लिए 2025-26 के बजट में हमने 2500 करोड़ का फंड यहां पर लगाया इस मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी के ऊपर, जहां पे 5F फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन, फॉरेन, इनके ऊपर हमारा फोकस है। अब इसमें सबसे पहले हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम के ऊपर हम फोकस करें ताकि नंबर ऑफ प्लांट्स को हम इंक्रीज कर सके। मोर ओवर हम जो स्टेपल है उसकी लेंथ के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं एंड यहाँ पे डिजिटल टेक्नोलॉजी का भी यूज किया जाएगा ताकि एक्सपोर्ट जहां हम कर रहे हैं उसको हम ट्रैक कर सके। अब कहा जाता है कि भाई एमएसपी भी एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, जो कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। यह आपका इशू किया जाता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा एंड कहीं ना कहीं ये डिसाइड करता है कि इंडिया के अंदर जितना आपका लाइक आप कह सकते हो कि इसमें गवर्नमेंट एमएसपी इंक्रीज करता है उतना ही पॉसिबिलिटी होती है कि पॉजिटिव एक इंपैक्ट आए, आपकी प्रोडक्शन भी उतनी तेजी से इंक्रीज करती है, बिकॉज लोग इस चीज को, जो किसान है इस चीज को ट्रैक करते हैं कि किस फसल को लगाने से उन्हें बेनिफिट मिलेगा। अब बात करते हैं रुपये के गिरते हुए चलन की। अभी रिसेंटली इंडिया का जो रुपी है वो 91 रुपी पर डॉलर के हिसाब से अभी डिप्लीट हो गया। मतलब आप मान के चले पहले 89.58 चल रहा था, अभी 91 हो गया। और ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, जहां पे एक तरफ आप देख रहे हो इंडिया वन ऑफ द ग्रोइंग इकोनॉमी है, मोस्ट मतलब जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है उनमें सबसे तेज इंडिया ग्रो कर रहा है। एंड प्लस दूसरी चीज यहां पे आती है कि भाई इंडिया के अंदर फॉरेक्स रिजर्व भी आपको 710 बिलियन डॉलर का देखने को मिलता है, बट स्टिल आज की डेट में आपकी जो करेंसी की वैल्यू है वो घट रही है। तो कहते हैं एक्सचेंज रेट आपके तीन तरीकों से मेंटेन होते हैं। एक होता है पैक्ड या फिक्स्ड। पैक्ड और फिक्स्ड क्या होता है कि आपने एक कमोडिटी ली, उसके अकॉर्डिंगली एक्सचेंज रेट फिक्स कर दिया। गोल्ड भी हो सकता है, कोई करेंसी भी हो सकती है, जहां पे आप मैनेज कर रहे हो, पूरी तरह से कंट्रोल कर रहे हो कि क्या रेट रहेगा। ऐसा पहले होता था बट अभी नहीं। देन एक होता है फ्लोटिंग। अब फ्लोटिंग क्या होता है? फ्लोटिंग का मतलब जहां पे मार्केट के ऊपर आपने छोड़ दिया कि जो रेट आएगा मार्केट के अकॉर्डिंगली आएगा, हम इसमें इंटरवीन नहीं करेंगे। मतलब डॉलर के मुकाबले रुपी जितनी डिमांड एंड सप्लाई है उसके अकॉर्डिंगली सब कुछ चलेगा। एक होता है मैनेज्ड। अब मैनेज क्या होता है? मैनेज्ड फ्लोट। अब इसमें क्या होता है कि भाई वैसे तो ये आपका फ्लोटिंग ही है, मतलब कोई इंटरवीन नहीं करेगा, बट अंडर अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस जैसे अभी हमें देखने को मिल रहा है, ऐसे केसेस में हम अलाउ करते हैं आरबीआई को, सेंट्रल बैंक को, कि वो कुछ यहां पर एक्शंस ले सके। अब एक्शन किस तरह के होते हैं? एक होता है आपका जहां पे आरबीआई इंटरवीन करता है रुपी के फॉल के कारण, और ये डॉलर को बेचना या खरीदने का काम करता है रुपी को। अब इसे स्टेरिलाइजेशन के तौर पे आप जानते हो। स्टेरिलाइजेशन क्या होता है? जहां पे आरबीआई ने पहले डॉलर बेचा, डॉलर मतलब बेचा तो उससे रुपी ज्यादा इन्फ्यूज हुआ। अब लेट्स से जब रुपी आया मार्केट में तो यहां पे ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के थ्रू उस पैसे को वापस से आरबीआई अपने पास समेट लेता है, बिकॉज अगर ज्यादा पैसा होगा इकोनॉमी में तो इससे इन्फ्लेशन आने के चांसेस होते हैं। दैट इज द केस। अब नॉर्मली अगर आप किसी इकोनॉमी की बात करें तो उसमें दो तरीके से आपका जो कॉम्पिटिटिवनेस है करेंसी की वो मेजर की जाती है। एक है नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, एक है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। नॉमिनल क्या होता है? जहां पे आप ये देखते हैं कि जो एक बास्केट ऑफ करेंसी है, जैसे डॉलर हो सकता है, पाउंड हो सकता है, यूरो हो सकता है, युआन हो सकता है, येन हो सकता है, तो उसके मुकाबले में एक करेंसी कैसा परफॉर्म कर रही है। बट इसमें एक प्रॉब्लम है कि इसमें आप इन्फ्लेशन के लिए इसे एडजस्ट नहीं करते। जब आप इन्फ्लेशन के लिए एडजस्ट कर देते हैं तो उसको आप क्या कह देते हैं? रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। अब अगर आप इसमें देखें तो फिलहाल प्रॉब्लम ये चल रही है कि इंडिया की जो लाइक रेयर की वैल्यू है, रीरा की वैल्यू है, ये थोड़ी नीचे गई है। और इसका मतलब है कि असल में ये एक न्यूमेरिकल चेंज नहीं है,
इंडिया की परचेजिंग पावर आपकी इरोड हो रही है। तो इसमें अगर ये 100 से ऊपर रहता है तो इन दैट केस आप कह सकते हो कि लाइक एक तरह से आप ओवर वैल्यू, और इसको लाइक आप ये कह सकते हो जब ओवर वैल्यू होती है करेंसी तो इसमें आपके एक्सपोर्ट्स वगैरह तो इजी हो जाते हैं, बट कहीं ना कहीं आपके जो थोड़ी लाइक प्रॉब्लम्स और क्रिएट हो जाती है इकोनॉमी में। जैसे लेट्स से अगर आपकी करेंसी स्ट्रांग होती है तो आपके इंपोर्ट तो सस्ते हो जाते हैं बट आपके एक्सपोर्ट महंगे हो जाते हैं। बट जब आपकी करेंसी की वैल्यू नीचे गिरती है तो इससे कुछ सेक्टर्स को बेनिफिट होता है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे ये कहा जाता है कि भाई देखो, इससे एक मेजर बेनिफिट हमें ये देखने को मिलेगा कि इंडिया के जैसे जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स है, खासकर जैसे अगर हम बात करें एग्रो बेस्ड सेक्टर्स है, आईटी सेक्टर्स है, इनको बेनिफिट मिलेगा। हाँ, इन्फ्लेशन का प्रेशर आने वाले समय में आ सकता है, दैट इज अ नेगेटिव पॉइंट, बिकॉज आपका इंपोर्ट महंगा हो जाएगा, तेल महंगा हो जाएगा। तेल महंगा होने से बाकी चीजों के ऊपर भी असर पड़ेगा। देन एक्सपोर्ट की कॉम्पिटिटिवनेस एक मिक्स बैग रिजल्ट है। एक्सपोर्ट कुछ केसेस में आपका ठीक हो सकता है, बट इंपोर्ट अगर आप जैसे इंडिया एक इंपोर्ट करने वाली इकोनॉमी है तो इसमें इंडिया के लिए घाटे की बात है ये। अब कहा जाता है कि भाई इसके पीछे क्या रीजन है, एफपीआई आपका कहीं ना कहीं आउटफ्लो देखने को मिल रहा है। तकरीबन 18 बिलियन डॉलर की एफपीआई इंडिया से जा चुकी। मोर ओवर जो टैरिफ का असर है यूएस के, उसका भी आपको इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। एंड कहीं ना कहीं जो सेंटिमेंट है मार्केट के वो इंडिया के पक्ष में अभी नहीं है। इसके एडिशन में यूएस की ट्रेजरी ने अपने फेडरल रिजर्व्स के अंदर अगर हम बात करें रेट्स को इंक्रीज किया। अब रेट को इंक्रीज करने का मतलब ये, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारा इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, उनका इंक्रीज हुआ है, तो हमारे और उनके इंटरेस्ट रेट के बीच में ज्यादा फर्क नहीं है। तो इस वजह से सेफर इन्वेस्टमेंट के लिए यूएस ट्रेजरी में लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये चीज आपको यहां पे देखने को मिल जाती है। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? देखिए, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जहां पे एक शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए कोई भी पर्सन आपकी इकोनॉमी में पैसा डालता है। अब इसमें एक करंट अकाउंट डेफिसिट होता है जहां पे आपके इंपोर्ट ऑफ गुड एंड सर्विसेज से डील किया जाता है। सीडैक आपका जो है ये पार्ट है, सॉरी, कैट जो है ये आपका पार्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट का। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? जहां पे आपके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को देखा जाता है एंड एक तराजू में तोला जाता है उसे। मतलब आपके करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और फॉरेक्स को मिला के नेट वैल्यू जीरो आनी चाहिए, कि जहां पे आपके पास कोई लायबिलिटी ना हो। मतलब आप एक चीज मान के चलिए, इंडिया का करंट अकाउंट में जैसे सर्विस सेक्टर में हम अच्छा परफॉर्म करते हैं, कैपिटल में हम अच्छा नहीं परफॉर्म करते, रेमिटेंसेज में सॉरी, इंडिया के अंदर हम करंट अकाउंट में अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। करंट अकाउंट में अच्छा क्यों नहीं परफॉर्म करते? बिकॉज हमारे यहाँ पे जो सर्विसेज है वो तो हम एक्सपोर्ट करते हैं, बट इंपोर्ट में हम गोल्ड, क्रूड ऑयल, इनका इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, तो वहां पर हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। देन रेमिटेंसेज में हम ठीक ठाक ग्रो कर रहे थे, बट पिछले कुछ सालों में वेस्ट एशिया के क्राइसिस और बाकी वर्ल्ड के क्राइसिस के कारण थोड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। देन उसके बाद कैपिटल अकाउंट की बात की जाए तो कैपिटल अकाउंट में आपकी एफडीआई, एफपीआई आ जाती है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग आ जाती है। तो उसमें हमारा जो अभी परफॉर्मेंस चल रहा है एफडीआई और एफपीआई में, वो थोड़ा हिला है पिछले कुछ सालों में, बिकॉज ऑफ द यूएस टैरिफ एंड एवरीथिंग जो अभी जियो पॉलिटिक्स में चल रहा है उसकी वजह से। तो थोड़ी उसमें प्रॉब्लम आई है और इस वजह से अभी हमारे लिए प्रॉब्लम रुपये की डाउनफॉल की देखने को मिल रही है। ये जो चीजें हैं ये आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है। आइए अब बात करते हैं एक मैप वर्क की। अभी रिसेंटली रैपिड सपोर्ट फोर्स ने अल्फसर जो एरिया है इसको कैप्चर कर लिया है। तो ये आपका अल्फसर एरिया है एंड ये पूरा सूडान है। सूडान से नाइल रिवर आपकी निकलती है। सूडान अपनी बाउंड्री शेयर करता है इजिप्ट के साथ, चैड के साथ। यहाँ पे साउथ सूडान आ गया एंड इस तरफ इथोपिया एंड इरित्रिया। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है एंड ये ओपन होता है आपका रेड सी में। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। आई होप आपको डिस्कशन अच्छी लगी हो। धन्यवाद।